हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। हमारी ये जो सीरीज चल रही है, इसमें जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मगध का उत्कर्ष व विदेशी आक्रमण। पिछली वीडियो में हमने समझ लिया था कि महाजनपद कैसे बने और जो हमारा बुद्ध और जैन हमारे धार्मिक संप्रदाय हैं, हमने उसके बारे में समझ लिया था। आज हम समझेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में, कैसे वो मगध अपने उत्कर्ष पे आया, कैसे चरम पर आया अपने। तो जैसे हमने देखा था कि छोटे छोटे जो पहले जन हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे, वो आपस में लड़ के या एक दूसरे को साथी बनाकर जनपद बन गए। ऐसे ही वो जो जनपद थे वो आपस में मिल के महाजनपद बन गए। इस तरह से 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ था। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो मगध है हमारा, वो उन 16 महाजनपदों में से एक ऐसा महाजनपद होकर निकलेगा जो सब पर अपना अधिकार कर लेगा। कैसे करेगा, अब वो देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आज हम समझेंगे। तो मगध की कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, कुछ ऐसे शासक उन्हें मिले जिसने उनकी जो स्थिति थी उन 16 महाजनपदों में एक अलग ही उनको मुकाम पर उनको पहुंचाने में मदद की। क्या क्या थी उसको देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, आगे बढ़ने में, मगध को बढ़ाने में क्या क्या चीज़ें उनके सामने आई और किन्होंने उनकी मदद करी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग्य शासक, मगध के योग्य शासक। दूसरे जो थे वो थे मगध का भौगोलिक क्षेत्र, व आर्थिक समृद्धि। हम मगध के अगर योग्य शासकों के बारे में बात करें तो वहाँ पे इतने ऐसे योग्य शासक हुए जिसमें हम बिंबिसार को देखते हैं, जिसने अपनी 3 पॉलिसी लागू करके, जिसमें वैवाहिक, मैत्री और एक दूसरे की मदद करके उसने अपनी जो नीतियाँ थी उससे उस क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करी। और बिंबिसार के अलावा अजातशत्रु हम देखते हैं, और नागवंश के भी हम देखते हैं। तो उन्होंने सबने अपने अपना योगदान दिया। ठीक, बाद में हम देखते हैं मगध का भौगोलिक क्षेत्र मतलब कि वो जो हमारा आज का बिहार है उसमें भी हम देखते हैं तो बहुत सारी जो नदियों का एक क्षेत्र है वो, और जो गंगा यमुना वाला जो दोआब उस वहीं पे आसपास को ही पड़ता है वो, तो वो वाला क्षेत्र, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नदियाँ आकर मिलती हैं। तो क्या होता है कि जलोढ़ मृदा लेकर आती है वहाँ पे, तो जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, बाढ़ वगैरह आती है तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। साथ में एक घना सा जंगल था जिसमें बहुत सारे हाथी उनकी सेना में यूज़ हुए, उनसे ही उनको मदद मिली। तीसरी चीज़ क्या थी, जो जंगल था उनसे लकड़ियाँ वगैरह मिलती थी और रथ वगैरह बनाने में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाने में उनको मदद मिलती थी। सबसे बड़ी चीज़, जो हमारा आज का छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है उसके आसपास वाला सारा मगध ही था, और वहाँ पे हमें पता है कि लोहा ठीक ठाक वाली मात्रा में वहाँ पे मिल जाता है हमें। तो वो भी एक बड़ा कारण था जिससे जो मगध था वो अपने चरम स्तर पर पहुँचा, बाकी सबको हरा करके एक अकेला महाशक्ति के रूप में सामने आया। तो सबसे पहले समझेंगे मगध के योग्य शासकों के बारे में। तो मगध के जो योग्य शासक ने, उनमें 3 वंश हमारे सामने आते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये तीनों वंश ने मगध को अपने चरम स्तर पर पहुंचाने में बहुत हेल्प करी। हर्यक वंश के कौन कौन से शासक थे, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। हर्यक वंश में सबसे पहले हमें मिलता है बिंबिसार, बिंबिसार के बाद हम देखेंगे अजातशत्रु के बारे में, अजातशत्रु के बाद हम देखेंगे उदयन, और उदयन के बाद जो अंतिम सम्राट रहेगा हर्यक वंश का वो रहेगा नागदशक। नागदशक की जो हत्या है वो शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है।
फिर शिशुनाग वंश की जो नया वंश है वो स्थापित हो जाता है। तो इसका जो संस्थापक होगा वो शिशुनाग होगा। शिशुनाग के बाद उसका जो बेटा होगा, पुत्र होगा, कालाशोक। कालाशोक आकर राज्य का विस्तार करेगा। कालाशोक की हत्या महापद्मनंद द्वारा कर दी जाएगी और एक नया वंश जो नंद वंश के नाम से जाना गया उसके स्थापना हुई। महापद्मनंद और इसका एक क्रूर बेटा जिसको हम घनानंद कहते हैं, घनानंद आएगा, जिसकी हत्या मौर्य राजा चंद्रगुप्त द्वारा इसकी हत्या कर दी जाएगी और एक नया साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा कर देगा। तो हम इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार संस्थापक है हर्यक वंश का, ठीक है। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी राजगृह, राजगृह या इसे गिरिब्रज भी बोलते हैं, गिरिब्रज, ठीक। तो इसकी राजधानी हमने समझ ली। बिंबिसार की ये बिंबिसार है, बिंदुसार जो आएगा वो मौर्य साम्राज्य में आएगा, यहाँ पर उसका लेना देना नहीं है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। जो बिंबिसार है उसने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए 3 पॉलिसीज लागू की। सबसे पहले उसने मैत्री पॉलिसी, हम कह सकते हैं मैत्री पॉलिसी है, ठीक है। मैत्री संबंध बोलेंगे। मैत्री संबंध मतलब अगर कोई आसपास का राजा है, उसको कोई दिक्कत है तो वहाँ पे जाके उसकी मदद कर देगा या फिर अपने राजदूत वहाँ पर भेजेगा, इस तरह से वो उसकी मदद करता है। जैसे आपके अवंती के एक राजा हैं, अवंती के राजा, तो वो क्या है, वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको शायद पीलिया वगैरह या कुछ ऐसे बीमारी हो गई थी, ठीक है। तो अपने जो यहाँ का बिंबिसार के दरबार के सबसे महान चिकित्सक हुए हैं जीवक, उनको वहाँ पे भेज देता है। तो अवंती के राजा के पास राजवैद्य जीवक को भेजा, जीवक को भेजा, ठीक है। दूसरा, अवंती के राजा थे ये गांधार नरेश, एक थे गांधार नरेश। गांधार नरेश के यहाँ पे इसने अपने दूत भेजे, मैत्री दूत भेजे, मैत्री दूत भेजे, ठीक है। इससे क्या होता था, मतलब कि अगर उसे कहीं किसी राज्य को जीतना है तो उधर से वो वाला राजा अटैक करेगा, इधर से ये अटैक करेगा और वो बेचारा बीच का बंदर बनके हार जाएगा और क्या ही करेगा। दूसरा हम जो बात करते हैं वैवाहिक संबंध की, उसने वैवाहिक संबंध बनाए। वैवाहिक संबंध बहुत फेमस थे। वैवाहिक संबंध में हम बात करते हैं कौशल नरेश, प्रसेनजीत। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से इन्होंने विवाह किया था, बहन से विवाह, ठीक है। जिससे इन्हें क्या हुआ, काशी दान में मिल, वो दहेज में मिल गई थी, काशी दहेज में। कितना बड़ा राज्य है, इनको दहेज में मिल गया, मज़ा आ गया। और साथ में क्या है, रिश्तेदारी बन गई, रिश्तेदार की मदद तो करेगा ही करेगा युद्ध के समय। दूसरा,
वज्जी संघ के राजा चेटक की पुत्री से विवाह। ये वज्जी संघ था जो मगध के ऊपर मतलब कि उत्तरी सीमा पे था, तो उनसे अपने क्षेत्र को इसने सुरक्षित कर लिया था। तो दो ये बहुत फेमस विवाह है। उसने और भी ज़्यादा फेमस जो विवाह किए थे उन्होंने भी इसकी मदद करी थी, लेकिन जो प्रमुख है वो यही है। साथ में इसने युद्ध की पॉलिसी भी अपनाई, जिसमें क्या करा इसने अंगराज्य को जीता। अंग साम्राज्य को जीता। तो हमने तीनों पॉलिसी देख ली, मैत्री नीति, वैवाहिक नीति और युद्ध नीति। बिंबिसार की जो हत्या है वो उसका पुत्र कर देता है अजातशत्रु, और एक नया राजा बन जाता है। हत्या अजातशत्रु द्वारा। अजातशत्रु इसी का पुत्र था, तो इसने इसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। ठीक है, बात करते हैं हम अजातशत्रु की। अजातशत्रु ने भी काफ़ी सारे विवाह किए और अपनी इस पिताजी की पॉलिसी को आगे बढ़ाया। उसी तरह से उसने काफ़ी युद्ध जीते। साथ में एक युद्ध उसने जीता, वज्जी संघ को अपने राज्य में मिला दिया। वज्जी संघ को जीता, वज्जी संघ से जीत लिया। साथ में अजातशत्रु के समय क्या हुआ कि जो भगवान बुद्ध हैं उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो जब हमें पता है कि महापरिनिर्वाण जब हुआ था तो उसी समय क्या हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो इसी के समय में क्या हो गया, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई। बौद्ध संगीति आयोजित किसके समय हुई, अजातशत्रु के समय में। इसके अध्यक्ष, बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप जी थे। महाकश्यप, ठीक है। अब क्या हुआ, अजातशत्रु की मृत्यु हो जाती है और जो उसका पुत्र है उदयन बनता है नया राजा। उदयन ने एक फेमस काम किया था, उसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी और नई राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो वाला इसने क्षेत्र बसाया और वहाँ पे उसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया। अब एक नया, इसी में जो अंतिम शासक है इसका नागदशक। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक। इसकी जो हत्या होगी वो करेगा शिशुनाग द्वारा हत्या। ठीक है, तो शिशुनाग द्वारा इसकी हत्या हो जाती है और एक नया वंश जो है शिशुनाग इसकी स्थापित करता है। और शिशुनाग के नाम से ही ये नया वंश आ जाता है। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक था। ठीक है,
इसने अवंती को जीत लिया था। अवंती व वत्स, दो साम्राज्यों को जीता। वत्स साम्राज्य को जीता। इसने और क्षेत्र विस्तार कर लिया, मतलब जो पहले मगध छोटा सा राज्य हुआ करता था, छोटा सा महाजनपद हुआ करता था, अब उसका विस्तार पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया था, उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया था। हम बात करते हैं कालाशोक की। तो कालाशोक के समय एक फेमस ये चीज़ हुई थी कि उसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, ठीक है। फिर इसकी मृत्यु, इसकी जो हत्या है वो कर देगा आपका महापद्मनंद। हत्या महापद्मनंद द्वारा। महापद्मनंद द्वारा कर दी जाएगी। तो महापद्मनंद इसकी हत्या करते हुए एक नया वंश, नंद वंश की स्थापना हो जाएगी। महापद्मनंद ये भी एक महान शासक हुआ अपने समय का, और इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता और नई नई उपाधियां इसने धारण करी। उपाधियां जैसे एकराट और सर्वछत्रांतक, सर्वछत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों की हत्या करने वाला, सभी क्षत्रियों को मारने वाला। तो सभी क्षत्रियों को हम जानते हैं, जैसे जो हमारे भगवान परशुराम हुए थे, उन्होंने 3 बार, शायद 3 या 7 बार, कंफर्म याद नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने क्षत्रियों को अपनी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। तो ऐसे ही इसने भी किया था। तो अब स्वयं को ये परशुराम का अवतार कहता है, परशुराम का अवतार मानता है, अवतार मानता है। एकराट मतलब सभी दिशाओं को जीतने वाला, जो सभी दिशाओं को जीत लेता था वो एकराट की उपाधि धारण करता था। सभी दिशाओं को जीतने वाला, जीतने वाला, ठीक है, हमने समझ लिया। एक बचता है हमारा घनानंद। अभी घनानंद बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। ये अपनी मस्ती में मस्त रहता था बस, मतलब कि इसे नहीं पता था दुनियादारी में क्या हो रहा है, बस इसे खाने पीने नाचने गाने को ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। तब पहले से ही बतेरा बड़ा इसका साम्राज्य हो चुका था और कुछ अपनी बहुत बड़ी सेना थी इसकी खुद की ही, तो उसके बल पे वैसे ही इसे कोई आक्रमण नहीं करना चाहता था, इससे कोई युद्ध करना नहीं चाहता था, तो अपने मस्ती में मस्त रहता था। इसी के समय क्या होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण। तो जो चाणक्य है, चाणक्य बाबा, ठीक है, तो वो चाणक्य बाबा आते हैं और इसे चेतावनी देते हैं कि भाई संभल जाओ, इस तरह से मत करें। हमारी सेना, वो जो हमारी भारत की सीमा है उस पर एक विदेशी आया हुआ है, वो युद्ध कर रहा है, हमें जीत लेगा वगैरह वगैरह, यही कहता है। तो ये अपमान करके उसका निकाल देते हैं। तो चाणक्य क्या करते हैं, उसको इसका वंश खत्म करने के लिए, इसका जो पूरा वंश है उसे समाप्त करने की प्रतिज्ञा लेते हैं और अपनी जो शिखा होती है, चोटी होती है, उसको खोल देते हैं कि मैं उसी दिन इसको बांधूंगा जिस दिन इसकी हत्या हो जाएगी, इस वंश का पूरा सर्वनाश हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वो एक बालक होता है चंद्रगुप्त, उसको प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर देते हैं और क्या होता है, घनानंद की मृत्यु भी वही करता है। सिकंदर का आक्रमण होता है, चाणक्य का अपमान करते हैं, अपमान, और चंद्रगुप्त क्या कर देता है, चंद्रगुप्त द्वारा हत्या हो जाती है इसकी। और चंद्रगुप्त इसकी हत्या करके एक नया जो साम्राज्य बनाता है वो मौर्य साम्राज्य होता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने ये समझा, बहुत अच्छी चीज़ है। पीछे हम समझते हैं
इनके वंशों को याद करने की कोशिश करते हैं, अभी वीडियो और लंबी रहे। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार, दूसरा शासक अजातशत्रु, तीसरा उदयन, और जो इसका लास्ट शासक होगा वो होगा नागदशक। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। शिशुनाग वंश में सिर्फ 2 ही शासक होंगे, एक शिशुनाग और एक कालाशोक, ये फेमस वाले हैं। नंद वंश में भी 2 ही फेमस हैं, महापद्मनंश और घनानंद। याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। कालाशोक अच्छा हो गया था। चलिए, तो हम बात करते हैं मगध का भौगोलिक क्षेत्र पे आर्थिक समृद्धि। अब जैसे हमने बात करी तो मगध का जो क्षेत्र है, मगध का जो क्षेत्र है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ के लगभग मगध का क्षेत्र था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं, ठीक है, तो 4-5 नदियाँ यहाँ पे आके मिलती हैं और एक बहुत बड़े जो जलोढ़ मृदा है वो लेकर आती है। तो क्या होता है, जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, तो उससे ही ये इतना समृद्धिशाली क्षेत्र हो गया, जिससे कि खाने पीने की कोई कमी नहीं, खनिज इनके यहाँ पे बहुत होने लगा। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी क्या करने में, इनका साम्राज्य विस्तार करवाने में। तो हम बात कर लेते हैं गंगा, सोन, पुनपुन व गंडक। गंडक नदियों का क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या है, इन 4-5 नदियों का ये क्षेत्र है, जिससे क्या होता है, उपजाऊ मृदा व सिंचाई में लाभ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उपजाऊ मृदा होती है, जिससे और साथ ही सिंचाई के लिए लाभदायक है। अब फसलों के लिए उपजाऊ मृदा यानी कि कृषि अधिशेष होगा, फिर कृषि अधिशेष, ठीक है। और सिंचाई से उससे भी कृषि अधिशेष हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन नदियों से कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है कृषि को लेकर के। साथ में हम बात करते हैं बहुतायत, क्या मिलता है, खनिज, लोहा क्षेत्र, खनिज बहुतायत मिलता है, जिसमें हमें लोहा प्राप्त होता है। अब लोहे का क्या यूज़ है, लोहे का 2 तरह से यूज़ हुआ, एक तो युद्धास्त्रों में प्रयोग, युद्धास्त्रों में प्रयोग होगा तो अच्छे से हम तीर कमान भी बना सकते हैं, भाले बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके के इन्होंने क्या युद्धास्त्र में इसका प्रयोग किया, जिससे सेना क्या हो गई, बहुत ज़्यादा अलग हो गई। सब जो महाजनपद थे उनके पास इतने समृद्धिशाली खनिज वगैरह थे ही नहीं, तो उनसे सबसे अलग इनकी सोच हुई। कुछ भौगोलिक क्षेत्रों ने भी इनका साथ दिया। साथ ही जो हल होता है, हल के फाल में लोहा, तो लोहे का हल का फाल बनने लगा, जिससे क्या है, जो जुताई होने लगी वो और ज़्यादा गहरी होने लगी, ठीक है। और जो कड़ी ज़मीन होती थी उसको भी आसानी से खोदा जाने लगा। तो दोनों ने ही क्या करा, बहुत ज़्यादा हेल्प करी, ठीक है। साथ में हम देखते हैं ये एक वन क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, जंगल वाला क्षेत्र है, जंगल या वन वाला क्षेत्र है। तो जंगल या वन में क्या होता है, एक तो हाथी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हाथियों का स्थान,
ठीक है, हाथियों को बस में करा और उसे अपनी सेना में ऐड कर लिया, तो इससे इसकी जो सेना थी और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। ठीक है, दूसरी जो बात करते हैं हम जंगल की लकड़ियों से, यानी कि जब जंगल है तो लकड़ियों से क्या होगा, लकड़ियों से रथ व अन्य वस्तुओं का निर्माण। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितना समृद्धिशाली क्षेत्र है जो जिसे ये बहुत अपनी चरम पर पहुंचता है। अब हम बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण की। ठीक है, तो विदेशी जो स्टार्टिंग में आक्रमण हुए वो 2 आक्रमण हुए, एक ईरानियों का आक्रमण हुआ, एक यूनानियों का आक्रमण हुआ। अब किसी की वैसे हिम्मत तो नहीं होती कि भारत इतना बड़ा क्षेत्र है उस पर कोई आक्रमण करे, लेकिन क्या होता है कि हमारा भारत उस टाइम पहले भी छोटे छोटे कबीलों में था, जनपद थे, लेकिन साइडों में क्या सीमाओं पे क्या थे, छोटे छोटे राज्य भी थे, छोटे छोटे कबीले भी रहते थे, जहाँ पर शायद जो मगध के लोग थे, मगध के शासक थे, उनका वहाँ पे या तो ध्यान नहीं जाता था या उनके सामंत वहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, तो उनको ही क्या है ये बाहरी लोग जीतते रहे थे, जिसमें पहले जो आक्रमण होता है वो ईरानियों का होता है, ईरानी आक्रमण। दूसरा जो आक्रमण होता है वो यूनानी आक्रमण होता है, यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण में सिकंदर का आक्रमण है और ईरानी आक्रमण में हमारा हखमनी राज्य, हखमनी वंश का आक्रमण होता है। हम बात करते हैं पहले ईरानी आक्रमण की। तो ईरानी आक्रमण जो होता है वो करता है आपका हखमनी वंश द्वारा, हखमनी वंश द्वारा। हखमनी वंश में जो इसका राजा है साइप्रस, साइप्रस इस पे क्या करता है, पहला अटैक करता है भारत पे। तो पहला जो भारत पे अटैक हुआ विदेशी आक्रमण वो ईरानियों ने करा, ईरानियों में भी साइप्रस ने करा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, असफल। दूसरा इसी वंश का एक राजा था दारा प्रथम, इसने जब भारत पर आक्रमण करा, ये इसी वंश का था, ये सफल हो जाता है। और जो हमारा उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो आज का पाकिस्तान वगैरह है, अफगानिस्तान वगैरह, तो यहाँ पे जो हमारा हिंदुकुश पर्वत है वहाँ से जो दर्रा निकलता है वहाँ से इसको पता चलता है। तीसरी चीज जो हमारे होता है, एक मिनट सॉरी, दारा प्रथम इसका आक्रमण सफल होता है। दूसरा एक और राजा होता है इसका दारा तृतीय, थर्ड। अब इसी के समय में मतलब कि उस टाइम नंदवंश का घनानंद तो है ही, साथ में उस कोने पे यानी कि इस वाले क्षेत्र पे कौन राज कर रहा है, दारा थर्ड का जो है वो राज्य कर रहा है। तो इसमें इसके समय में आता है हमारा सिकंदर, और सिकंदर इसको हरा देता है, सिकंदर का इस पर आक्रमण हो जाता है। ठीक है, दारा थर्ड का आक्रमण हो गया। अब हम बात करते हैं इस पर, एक मिनट, फायदा क्या हुआ इसका। जो हमारे पास ईरानी आक्रमण हुआ, ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। भारत पर प्रभाव, अब ईरानियों के भारत के पर आक्रमण से एक तो ये हुआ, जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होने लगा, समुद्री मार्ग से। ठीक है, दूसरा
अभिलेख लिखने की प्रथा। अभिलेख लिखने की प्रथा जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो ईरान से मिलती है। जब हम वैदिक सभ्यता की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमें पहले जो हमारे अभिलेख है वो मिलते थे, हमारे वज्जी और बोजाकोई, कस्सी और बोजाकोई, ठीक है। तो वो ही हमारे यहाँ पे भारत में इसके लेकर आए थे, ठीक है। अभिलेख लिखने की प्रथा होगी, ये हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें यूनानी आक्रमण की, तो यूनानी में जो आक्रमण होता है वो सिकंदर का आक्रमण होता है और उसका सफल आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण, ठीक। तो सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पे लगभग ये इसका डेट इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी ज़्यादा डेट्स तो नहीं लिखवाई लेकिन इंपॉर्टेंट है। 326 ईसा पूर्व ये भारत पर आक्रमण होता है। तो इसका एक गांधार नरेश है, गांधार नरेश आम्भी, गांधार नरेश आम्भी, वो क्या करता है, वो इसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है और इसका साथ देता है। तो साथ ही हो गया, ये इसका साथ दे दिया इसका। तो अब ये साथ कहाँ देता है? इसका जो आम्बी का एक दुश्मन होता है जो वहीं पे उसके आसपास वाले क्षेत्र में रहता है, पोरस है उसका, तो उसको हराने में ये उसकी मदद करता है। तो एक युद्ध होता है वितस्ता नदी के किनारे, जिसका नाम आज झेलम मिलता है, ठीक है। युद्ध का नाम है हाइडेस्पीज। ये जो युद्ध होता है, ये युद्ध होता है सिकंदर वर्सेस पोरस के मध्य। तो इसमें पोरस क्या है, हार जाता है और सिकंदर यहाँ पर जीत जाता है। सिकंदर ने भारत जीत लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि अब उधर घनानंद है, घनानंद चाहता नहीं है कि वो युद्ध करे या वो अपनी मस्ती में मस्त है। तो ऐसे में क्या करता है, कहानियों में मिलता है कि हाँ जो चाणक्य है उसने कोई कूटनीति लगाई और उसके जो सेना थी उसमें क्या होता है फुट से डलवा दी कि हाँ आगे, उससे डराया कि इतनी बड़ी सेना है, वो उसकी सेना भी थक चुकी थी। तो कहा जाता है कि इसमें हमारे चाणक्य का बहुत बड़ा रोल रहा था, जिससे सिकंदर अपना राज्य वापस चला जाता है, साम्राज्य में वापस चला जाता है वहीं पे। तो आज हमने यही समझा और बहुत सारी चीज़ें हमने आज इसमें समझी, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को। और हमने पता कर ही लिया है कि हमारा जो घनानंद है उसकी हत्या कौन कर देगा, वो चंद्रगुप्त मौर्य कर देगा और एक नए साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना करेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे और नोट्स बना ही रहे होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।